कहानी की शुरुआत बहुत ही सूखे और गर्म रेगिस्तान से होती है, जहां एक आदमी पूरी तरह फंसा है। इस बंदे की हालत एकदम खराब हो चुकी है। इसका नाम निक है। अचानक निक की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। इस बंजर इलाके में रेत का एक हिस्सा पूरी तरह से गीला था। गीली रेत देखते ही उसका दिमाग काम करने लगता है और वो समझ जाता है कि जमीन के नीचे पक्का पानी का कोई सोर्स है। ये ख्याल आते ही वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने दोनों हाथों से पागलों की तरह जमीन खोदने लगता है और जैसा निक ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद नीचे से एकदम साफ पानी बाहर आने लगता है। कई दिनों से प्यास से तड़प रहा निक जल्दी जल्दी हाथों से पानी निकालकर पीने लगता है। जब वो नोटिस करता है कि गड्ढे से पानी लगातार ऊपर आ रहा है और रुक नहीं रहा, तो उसके दिमाग में रातों रात अमीर बनने का एक कमाल का आइडिया आता है। निक अच्छे से जानता है कि इस रेगिस्तान के रास्ते से रोज हजारों ट्रैवलर्स गुजरते हैं जिन्हें पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है। वो सोचता है कि अगर वो यहाँ एक कुआं तैयार कर दे और लोगों को पानी बेचने का बिजनेस स्टार्ट करे तो बिना कुछ किए ही तगड़ी कमाई हो जाएगी। ये प्लान उसे एकदम परफेक्ट लगता है, इसलिए वो बिना सोचे अपना काम शुरू कर देता है और निक वहां एक गहरा कुआं बना डालता है। अब उसे बस अपने पहले कस्टमर्स का वेट था। कुछ ही देर बाद एक बहुत ही प्यासा काउबॉय अपने घोड़े पर सवार होकर वहां आता है। काउबॉय बिना कुछ सोचे कुएं की तरफ झुककर पानी पीने ही वाला होता है कि निक एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। निक उसका रास्ता रोकता है और पानी के बदले पैसों की डिमांड करता है। पानी के लिए पैसे मांगने की बात सुनकर काउबॉय पूरी तरह भड़क जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इस वीरान जगह पर पानी पीने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। वो बस फ्री में पानी पीना चाहता था। काउबॉय का ये एटीट्यूड देखकर निक गुस्से से पागल हो जाता है। वो तुरंत अपनी हंटिंग गन निकालता है और काउबॉय को डराते हुए कहता है कि अगर पेमेंट नहीं की तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन काउबॉय उसकी इस धमकी को सीरियसली नहीं लेता। वो निक की बातों को इग्नोर करके अपने घोड़े पर बैठता है और वहां से जाने लगता है। काउबॉय की इस हरकत पर निक अपना कंट्रोल खो देता है। बिना कोई वार्निंग दिए वो अपनी गन का ट्रिगर दबाता है और गोली सीधे काउबॉय को जा लगती है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। अब निक उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढा खोद ही रहा होता है कि तभी उसे ऊपर से किसी के कदमों की आट आती है। निक फौरन अपनी गन उठाता है और उस आवाज की तरफ निशाना साध लेता है। लेकिन जब वो सामने देखता है तो वहां कोई दुश्मन नहीं बल्कि रास्ते से गुजर रहा एक प्रीस्ट यानी पादरी खड़ा था। प्रीस्ट उस गन को देखकर बुरी तरह डर जाता है और तुरंत एक सफेद कपड़ा हवा में लहराकर सरेंडर करने का सिग्नल देता है। प्रीस्ट को सरेंडर करते देख निक अपनी गन नीचे कर लेता है और उसे जाने देता है। प्रीस्ट को इस बात का आइडिया ही नहीं था कि यहां पानी पीने के चार्ज लगते हैं। वो कुएं को देखता है और प्यास बुझाने के लिए पानी की तरफ झुकता है। तभी निक दोबारा अपनी गन उस प्रीस्ट पर तान देता है और बिल्कुल कोल्ड टोन में कहता है कि एक चम्मच पानी का प्राइस 10 सेंट्स है। निक उसे धमकी देता है कि जल्दी से पैसे निकालो वरना वो उसे सीधा गॉड के पास भेज देगा। प्रीस्ट को निक का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे समझाने का ट्राई करता है कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना पाप है और उसे ये गलत काम छोड़ देने चाहिए। लेकिन निक पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। अपने सीने पर गन की नली देखकर प्रीस्ट के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो मजबूरी में अपनी जेब से 10 सेंट्स निकालता है और निक के हाथ में रख देता है। इस तरह निक रेगिस्तान में अपनी पहली इनकम कमा लेता है, जबकि प्रीस्ट ने अपनी लाइफ का सबसे महंगा पानी पिया था। पानी पीने के बाद प्रीस्ट के दिमाग में भी एक थॉट आता है। वो सोचता है कि ये कुआं फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। इसलिए वो निक से कहता है कि वो इस कुएं को $10 में खरीदना चाहता है। साथ ही वो ये धमकी भी देता है कि अगर निक ने मना किया तो वो शहर जाकर पुलिस को बता देगा कि निक बिना परमिशन के बिजनेस चला रहा है। ये बात सुनकर निक का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में अपनी पिस्तौल निकालता है और प्रीस्ट की तरफ लगातार कई गोलियां चला देता है। हालांकि निक का प्लान उसे मारने का नहीं था, वो बस उसे डराने के लिए आसपास फायर करता है। उल्टे निक उस प्रीस्ट को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी बातों से निक को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई थी। निक तुरंत शहर की तरफ निकलता है और सीधा लैंड ऑफिस में एंट्री लेता है। वहां जाकर निक उस रेगिस्तानी एरिया की जमीन को लीगली अपने नाम पर खरीदने का डिसीजन लेता है। वहां मौजूद सरकारी ऑफिसर को लगता है कि यह जमीन पूरी तरह से कबाड़ और यूजलेस है। ऑफिसर की नजर में उस बंजर रेगिस्तान की कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि वहां कोई इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए ऑफिसर लगभग 2 स्क्वायर माइल्स की जमीन सिर्फ कुछ सेंट्स जैसी बेहद कम कीमत पर निक के नाम कर देता है। निक को उस टाइम बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका यह सस्ता सा फैसला उसकी पूरी लाइफ बदलने वाला है। जमीन के पेपर्स अपने नाम करवाने के बाद निक सीधा शहर के बैंक पहुंचता है। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था और उसकी सारी सेविंग्स जमीन लेने में खत्म हो चुकी थी। इसलिए अपने पानी के बिजनेस को प्रॉपर्ली सेटअप करने के लिए निक को बैंक से लोन की बहुत सख्त जरूरत थी। लेकिन जब बैंक मैनेजर ये सुनता है कि निक रेगिस्तान में बिजनेस ओपन करना चाहता है तो वो उसे पागल समझ लेता है। मैनेजर के हिसाब से उस सूखे इलाके में कोई भी इंसान पैसे नहीं बना सकता। निक उस मैनेजर की बातों का मुंह से कोई जवाब नहीं देता। वो बस टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाता है और सीधा मैनेजर के मुंह पर दे मारता है।
फिर निक उसे बताता है कि उसे रेगिस्तान में पानी का एक नेचुरल सोर्स मिल गया है। इसके बाद वो जमीन के पेपर्स निकालता है और बैंक मैनेजर को दिखाते हुए एक ऑफर देता है। निक कहता है कि अगर बैंक उसे लोन प्रोवाइड कर दे तो वो कुएं से होने वाले प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा बैंक को देगा। लेकिन मैनेजर फिर भी उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता और गुस्से में आकर निक को बैंक से बाहर फेंकवा देता है। असल में मैनेजर का सोचना था कि पिछले कई सालों में हजारों गोल्ड माइनर्स पूरे रेगिस्तान की खाक छान चुके हैं। अगर वहां कहीं पानी होता तो किसी न किसी को बहुत पहले ही मिल जाता। लेकिन निक इतनी जल्दी हार मानने वाला बंदा नहीं था। बैंक से बाहर निकलते ही वो सीधा एक मनी लेंडर की कंपनी में पहुंच जाता है। मनी लेंडर उसे बाहर तो नहीं निकालता, लेकिन लोन देने के बदले कुछ गिरवी रखने की कंडीशन रख देता है। निक के पास अब गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी सारी दौलत तो जमीन में इन्वेस्ट हो चुकी थी। पूरी तरह निराश होकर निक वहां से जाने ही वाला था कि तभी मनी लेंडर उसे आवाज देकर रोक लेता है। मनी लेंडर उससे पूछता है कि आखिर तुम बिना सिक्योरिटी के लोन क्यों मांग रहे हो। इसके बाद निक उसे रेगिस्तान में पानी मिलने की पूरी स्टोरी डिटेल में सुना देता है। मनी लेंडर बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनता है। उसे निक की आंखों में और उसकी बातों में कोई झूठ नजर नहीं आता। आखिर में तरस खाकर वो मनी लेंडर निक को $100 का लोन दे देता है। वो निक के हाथ में पैसे रखता है और कहता है कि जाओ इन $100 से अपना काम स्टार्ट करो। अब पहली बार निक के पास अपने कुएं को इंप्रूव करने और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश मौजूद था। पैसे मिलते ही निक कंस्ट्रक्शन का जरूरी सामान खरीदने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो दुकान से बाहर निकलता है, उसकी नजर सामने खड़ी एक बेहद खूबसूरत औरत पर पड़ती है। वो औरत स्माइल करते हुए निक को अपने हाथों से इशारा करके बुला रही थी। निक को लगता है जैसे अचानक उसकी किस्मत खुल गई हो और वो खुशी खुशी उसके पीछे उसके कमरे में चला जाता है। वो औरत बाहर से तो बहुत प्यार और अपनापन दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो निक के शरीर से आने वाली बदबू से बहुत परेशान थी। असल में उस औरत का मेन टारगेट निक की जेब में रखे वो $100 थे। इसलिए वो मजबूरी में निक को अच्छे से नहलाती धुलाती है और पूरी तरह क्लीन कर देती है। लेकिन नहाने के बाद जो सीन होता है उसने उस औरत को पूरी तरह शॉक कर दिया। निक नहाकर फौरन अपने कपड़े पहनता है, अपना सामान उठाता है और बिना एक भी पैसा दिए वहां से भाग निकलता है। औरत कुछ सेकंड्स तक तो हैरानी से निक को जाते हुए देखती रहती है, फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो एकदम आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में पागल होकर पास रखा यूरिन का बर्तन उठाती है और पूरी ताकत से निक की तरफ फेंक देती है। निक को दूर भागते देख औरत का गुस्सा और हाई हो जाता है। एक तो उसे निक से कोई पैसा नहीं मिला और ऊपर से उसका बर्तन भी टूट गया। उसे लगता है कि उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया। लेकिन निक कोई ऐसा इंसान नहीं था जो हमेशा के लिए किसी के पैसे मार ले। उसी रात निक काफी पैसे खर्च करके मार्केट से बिल्कुल कॉपी वैसा ही एक नया बर्तन खरीद कर लाता है। वो बर्तन लाकर औरत को वापस देता है और उसके नुकसान को कवर कर देता है। साथ ही निक अपनी इस गलती की माफी मांगते हुए उस औरत को अपने साथ रेगिस्तान चलकर वहां की मालकिन बनने का ऑफर भी दे डालता है। मालकिन वर्ड सुनते ही उस औरत की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगने लगता है कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है और वो अपनी गरीबी छोड़कर एक लग्जरी लाइफ जी सकेगी। अगले दिन वो औरत अपना सारा सामान पैक करती है और निक के साथ रेगिस्तान के बीच बने उस सराय में पहुंच जाती है। लेकिन वहां कदम रखते ही उस औरत के सारे सपने कांच की तरह टूट जाते हैं, क्योंकि उस सराय की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। सराय की बिल्डिंग सिर्फ टिन और कबाड़ के पुराने टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई थी। वहां खाने के बर्तन तक लकड़ी की टेबल में कीलों से फिक्स थे ताकि कोई कस्टमर उन्हें चुरा कर न ले जाए। चारों तरफ सिर्फ गरीबी और एक टफ लाइफ के निशान ही नजर आ रहे थे। ये सब देखकर वो औरत बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो निक से क्लियर कहती है कि वो यहाँ मालकिन बनने आई थी, इस कबाड़ में रहकर गरीबी और तकलीफें झेलने नहीं। निक बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो औरत उसे छोड़कर वापस शहर लौट जाए, इसलिए वो उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है। वो फौरन घर के अंदर जाता है और साफ सफाई के काम में लग जाता है। निक पुराने और फालतू बर्तनों को बाहर फेंक देता है और कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करता है। यहां तक कि निक शहर जाकर एक बहुत ही सॉफ्ट और आरामदायक गद्दा भी खरीद कर ले आता है। आखिरकार निक की ये मेहनत काम आती है और वो औरत कुछ दिन तक वहां रुकने के लिए मान जाती है। अब इसके बाद टाइम बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो औरत खुद अपनी आंखों से देखती है कि ये जगह कितनी तेजी से पैसे छाप रही है। रोज नए कस्टमर्स आते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और रात गुजारने के अच्छे खासे चार्ज देते हैं, जिससे उनकी इनकम लगातार बढ़ती जा रही थी। सराय में आते इतने सारे पैसों को देखकर अब उस औरत का माइंड भी चेंज होने लगा था। कुछ टाइम बाद वो निक से शादी करने का फाइनल डिसीजन ले लेती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। औरत घर संभालती है और खाना बनाती है, जबकि निक अपने पानी के बिजनेस को और एक्सपैंड करने में लगा रहता है। कुछ ही महीनों के अंदर निक की किस्मत पूरी तरह पलट जाती है।
वो उस इलाके का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। उसके सराय में हर वक्त कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी और पैसा लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ वही बैंक मैनेजर जिसने कभी निक को पागल बोलकर अपने बैंक से भगा दिया था, अब वो निक की ये मोटी कमाई देखकर बुरी तरह जलने लगता है। मैनेजर अपने बैंक के वर्कर्स को साथ लेता है और रेगिस्तान में खुद पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो सोचता है कि अगर निक सिर्फ पानी बेचकर इतना रईस बन सकता है तो वो भी बन सकता है। लेकिन कई दिनों की भारी खुदाई करने के बाद भी उन्हें उस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती। हार मानकर आखिर में वो बैंक मैनेजर खुद निक के पास आता है और उसे पूरे $500 इन्वेस्ट करने का ऑफर देता है। असल में मैनेजर का प्लान था कि इस इन्वेस्टमेंट से वो लोग बिजनेस को और भी बड़ा बना सके। निक बिना किसी बहस या गुस्से के आराम से उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इतनी बड़ी अमाउंट हाथ में आने के बाद निक रेगिस्तान का और भी बड़ा हिस्सा खरीद लेता है। अब वहां से गुजरने वाला हर एक इंसान उसके एरिया से होकर ही जाता था और पानी के पैसे देता था। उसने तो जानवरों के लिए कई कैटल फार्म्स भी बनवा लिए थे। दूसरी तरफ निक की वाइफ भी अब एक बहुत अमीर और हाई क्लास औरत बन चुकी थी। सीन ये था कि वो अब पूरा दिन आराम से बिस्तर पर बैठकर सिर्फ कैश गिनती रहती थी। दोनों को ऐसा लगने लगा था कि अब उनकी ये हैप्पी लाइफ हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन किस्मत ने उन दोनों के लिए कुछ और ही स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। एक दिन उनके सराय में दो बहुत ही खतरनाक डाकू आ धमकते हैं। उन्होंने निक की दौलत और खजाने के बारे में सुन रखा था और उन्होंने दिन दहाड़े लूटपाट करने का प्लान बनाया था। लेकिन लकी बात यह थी कि जिस वक्त वो डाकू वहां पहुंचे, निक और उसकी वाइफ सराय में थे ही नहीं। डाकुओं ने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली और घर का हर कोना छान मारा, लेकिन उन्हें वहां कहीं कोई खजाना नहीं मिला। इसी बीच एक डाकू की नजर पास की जमीन की रेत पर पड़ती है। उसे फील होता है कि जमीन का वो हिस्सा बाकी रेत से थोड़ा अलग है और ऐसा लग रहा था जैसे वहां खुदाई की गई हो। दोनों डाकू फौरन वहां जाते हैं और अपने हाथों से खुदाई स्टार्ट कर देते हैं। वो कई मीटर्स गहराई तक खोदते रहते हैं और अचानक उनका फावड़ा किसी मेटल की चीज से टकराता है। मेटल से टकराने की आवाज सुनकर दोनों डाकू बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि फाइनली उन्हें जमीन में दबा हुआ खजाना मिल ही गया। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि अचानक वहां निक की एंट्री हो जाती है। निक को पहले से ही आइडिया था कि डाकू उसके सराय को लूटने जरूर आएंगे, इसलिए उसने अपनी असली दौलत और खजाना कहीं और ही हाइड कर दिया था और जानबूझकर उस रेत में कुछ सिक्के दबा दिए थे ताकि डाकू लालच में आकर बस खुदाई करते रहें और पूरी तरह से थककर चूर हो जाएं। निक का ये ट्रिक पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। जब डाकुओं को इस धोखे के बारे में पता चलता है तो वो बुरी तरह भड़क जाते हैं। वो गुस्से में उस आवाज की डायरेक्शन में अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। जब निक की आवाज आना बंद हो जाती है तो डाकुओं को लगता है कि शायद गोली लगने से वो मारा गया। वो गड्ढे से बाहर निकलकर उसकी डेड बॉडी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो खुद निक के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं और अगले ही पल निक उस गहरे गड्ढे में ढेर सारे जहरीले सांप फेंक देता है। इतने सारे सांपों को देखकर दोनों डाकू डर के मारे चिल्लाते हुए गड्ढे से बाहर कूद पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, निक अपनी गन ताने उनका वेट ही कर रहा था। निक दोनों डाकुओं को अपने सारे कपड़े उतारने और बिना किसी सामान के सीधा रेगिस्तान के अंदर चले जाने का ऑर्डर देता है। लंबे कद वाला डाकू निक का ये ऑर्डर सुनकर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि रेगिस्तान में बिना पानी और बिना कपड़ों के जाने का मतलब सीधा अपनी मौत को दावत देना है। इसीलिए उस लंबे डाकू ने अपना हथियार उठाया और निक पर अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन निक उससे भी ज्यादा फास्ट निकला और उसके गोली चलाने से पहले ही वो उस डाकू को मार गिराता है। अपने साथी को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते देखकर दूसरा बूढ़ा डाकू डर से कांपने लगता है। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। बिल्कुल इसी टाइम दूर रास्ते से एक मोटर कार आती हुई दिखाई देती है। बूढ़े डाकू को लगता है कि अब उसकी जान बच गई है। वो तेजी से भागकर कार के पास पहुंचता है और मदद के लिए चिल्लाता है। कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता और उस बूढ़े डाकू को मजबूर होकर तपते रेगिस्तान की तरफ जाना पड़ता है। कुछ दूर रेगिस्तान में चलने के बाद ही उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है। उसे फील होने लगता है कि अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ा तो प्यास की वजह से पक्का मारा जाएगा। वो वापस लौटता है और आकर निक के पैरों में गिर पड़ता है। वो रोते हुए प्रॉमिस करता है कि अगर उसे जिंदा छोड़ दिया जाए तो वो पूरी लाइफ निक की सेवा करेगा और उसका लॉयल नौकर बनकर रहेगा। निक को उसकी इस हालत पर थोड़ा रहम आ जाता है। आखिर में वो उस बूढ़े आदमी को माफ कर देता है और अपने सराय में उसे एक छोटा मोटा काम दे देता है। कुछ टाइम बाद निक की वाइफ अपनी नई खरीदी हुई मोटर कार में बैठकर वापस आती है। वो बूढ़ा डाकू उस शानदार कार को देखकर एकदम हैरान रह जाता है। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसी कार नहीं देखी थी और वो उस कार में बैठने के सपने देखने लगता है। लेकिन तभी सराय के बाहर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग कार का हैंड ब्रेक लगाना भूल गए थे, जिसकी वजह से कार धीरे धीरे ढलान पर नीचे लुढ़कने लगती है। वो भारी भरकम कार सीधा उस बूढ़े की तरफ ही बढ़ रही थी। निक ये खतरा देखते ही उस बूढ़े की जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ पड़ता है,
निक ने बिल्कुल एंड मोमेंट पर उस बूढ़े को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन वो खुद उस कार के सामने आ गया। कार की चपेट में आने से वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी दोनों टांगे कार के नीचे आकर इतनी बुरी तरह कुचल जाती हैं कि वो दोबारा लाइफ में कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। बूढ़े डाकू ने ये पूरा सीन अपनी आंखों से देखा और ये सब देखकर उसके दिल में अचानक लालच आ जाता है। उसे लगता है कि निक अब अपाहिज हो चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता और यही अपना बदला लेने और उसकी सारी दौलत लूटने का सबसे बेस्ट मौका है। वो चुपके से शहर जाता है और अपने कुछ डाकू साथियों को वहां बुला लाता है। फिर वो सब मिलकर रेत में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और बेबस निक को वहीं जिंदा दफना देते हैं। इसके बाद उस बूढ़े डाकू ने निक की सारी दौलत, उसकी कार और उसके पूरे बिजनेस पर अपना कब्जा कर लिया। निक ने अपनी पूरी लाइफ मेहनत करके जो बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, उसका असली मालिक आखिर में वही डाकू बन गया जिसे निक ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। इसी खौफनाक सीन के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है।